यह था कमांडर लेमे के फायर बॉम्बिंग से पहले का आखिरी 2 घंटा। 70 लाख जापानी जिंदगियों का काउंटडाउन शुरू हो चुका था। हजारों छोटे-छोटे स्कूली बच्चे जिनके हाथ में जबरदस्ती राइफल की गोलियां थमा दी गई थीं, दिन रात बुलेट्स पॉलिश करके पैक कर रहे थे। उनकी क्लासरूम्स को जबरदस्ती एक बुलेट फैक्ट्री में बदल दिया गया था। पूरा स्कूल झोंक दिया गया था साम्राज्यवादी युद्ध मशीन में। जैसे-जैसे समय बीत रहा था, वैसे-वैसे मौत करीब आती जा रही थी। 1 घंटे के अंदर लिमे के कमांड पर 334 बियू-9 बॉम्बर्स टोक्यो की तरफ उड़ान भर चुके थे और उनके लक्ष्य पर सिर्फ एक ही चीज लिखी थी, पूरा शहर जलाकर राख कर देना। बाहर भर्ती टीमें बच्चों और टीचर्स तक को एम्परर के नाम पर चिल्लाने को मजबूर कर रही थी। स्कूल की पीटी क्लास को भी आत्मघाती ट्रेनिंग में बदल दिया गया। बच्चों को एक्सप्लोसिव्स उठाकर अमेरिकन टैंक्स पर सुइसाइडल बंजाई चार्ज करने के लिए भेजा जाता। एक वेव खत्म होती तो अगले वेव में नए बच्चे भेज दिए जाते। फिर वही बच्चे वापस क्लासरूम्स में जाकर बुलेट्स बनाते रहते। लेकिन अब वक्त बचा था सिर्फ 15 मिनट। पहला बॉम्बर स्क्वाड्रन फूजी पर्वत को पार कर चुका था। 9 मार्च 1945 की शाम टोक्यो तैयार था आने वाले तूफान के लिए। रात ढलते ही आसमान में बियू-29 की गड़गड़ाहट गूंजने लगी। पहली 3 बॉम्बर्स ने सीधे शहर के बीचों बीच 500 पाउंड बॉम्ब गिराए। पैनिक में लोग बंकर्स की तरफ भागे, लेकिन रास्ते पहले ही ब्लास्ट से बंद हो चुके थे। स्कूल टर्न्ड फैक्ट्री सीधी आग के समंदर में बदल गई। बाहर का मैदान लाशों से पटा हुआ था। कोई भागने का रास्ता नहीं था। लेकिन यह तो बस एपेटाइजर था। असल हॉरर अभी शुरू हुआ। तुरंत अमेरिकन प्लेन्स ने 2000 टन नेपाम फायर बॉम्ब्स गिराए। पूरा टोक्यो एक जलता हुआ इन्फर्नो बन गया। तापमान 1000 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच चुका था। जिन्होंने बंकर्स में शरण ली थी, वे भी जिंदा जलकर खत्म हो गए। लाखों लोग जलते हुए कीड़ों की तरह तड़पने लगे। पहली लहर में 50,000 से ज्यादा लोग मारे गए। फिर दूसरी लहर आई और तापमान बढ़कर 2000 डिग्री सेल्सियस हो गया। अब पूरा शहर चारों ओर 40 किलोमीटर तक सिर्फ आग का समंदर था। लोग हताश होकर समंदर की ओर भागे, लेकिन वहां भी नेपाल्म बरस रहा था। जो पुल पार कर रहे थे वे आग से घिर गए। कुछ ने डेस्परेशन में पानी में छलांग लगाई, लेकिन पानी भी जलते शवों से भरा था। कूदते ही लोग मर जाते। जलना या डूबना, दोनों में मौत ही लिखी थी। दसियों हजार लोग समूह में हाथ पकड़कर समुद्र में कूदे, लेकिन आग की लहरों ने सबको निगल लिया। आधी रात तक टोक्यो एक विशाल क्रेमेटोरियम बन चुका था। बंकर भी कब्र बन गए, जहां ऑक्सीजन खत्म होते ही सैकड़ों लोग घुटकर मर गए। लीमे की इस एक रात की फायर बॉम्बिंग ने टोक्यो का 25% जलाकर राख कर दिया और करीब 2,30,000 लोग मौत के घाट उतार दिए। सुबह जब आग कम हुई तो बचे खुचे लोग अपने मरे हुए साथियों की लाशें खींचकर साफ करने लगे, लेकिन यूएस आर्मी रुकने वाली नहीं थी। उन्होंने तुरंत ओसाका और कोबी पर भी हमले शुरू कर दिए। 16 लाख टन बम बरसाए गए। शहर फिर से इन्फर्नो बन गए। 24 लाख इमारतें जमींदोज हो गईं। कुछ महिलाएं मलबे से बचकर बाहर निकली, लेकिन वॉर प्लेन्स ने उन पर भी मशीन गन्स चला दी। सर्वाइवर्स पूरी तरह मानसिक रूप से टूट चुके थे। फिर भी जापानीज आर्मी ने हार मानने से इनकार कर दिया। स्कूल के बच्चे ट्रेन में भरकर मोर्चे पर भेजे जाने लगे, लेकिन अमेरिकन फाइटर प्लेन्स ने ट्रांसपोर्ट ट्रेन्स को निशाना बनाना शुरू कर दिया। ट्रेन से कूदते लोग भी आसमान से बरसती गोलियों से बच नहीं पाए। हर वेव के साथ सरेंडर लीफलेट्स गिराए गए, लेकिन जापानीज लीडरशिप अड़ी रही। आखिरकार जब लिटिल बॉय नाम का एटॉमिक बॉम्ब हिरोशिमा पर गिरा तो दुनिया ने देखा कि लेमे की फायर बॉम्बिंग सिर्फ प्रारंभिक हिस्सा थी। असल हॉरर अभी बाकी था। आज उसी तबाही की राख पर खड़े टोक्यो में कुछ लोग अब भी युद्धकाल की यादों को बच्चों तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं। एक कांच का खिलौना एक छोटे बच्चे को थमाया गया, मानो आने वाली पीढ़ियों में फिर वही जुनून भड़काना चाहते हो। लेकिन उस रात की आग ने साबित कर दिया था, युद्ध में जीतने वाला कोई नहीं होता, सिर्फ राख बचती है।